पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी की पुण्यतिथि आज सीएम धामी ने ट्वीट कर किया नमन। लिखा, सहज और सरल स्वभाव के थे और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी, विनम्र श्रद्धांजलि। 5 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। पहले दिन सरकार सदन में पेश करेगी अनुपूरक बजट। विधानसभा सचिवालय ने जारी किया अधिसूचना। भरत सिंह के करीबियों पर छापे को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस की वार पर बीजेपी का पलटवार। मनवीर चौहान बोले, जांच पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत। उत्तराखंड में पैर पसार रहा डेंगू। 600 के पार पहुंची डेंगू मरीजों की संख्या। अकेले राजधानी देहरादून में 418 संक्रमित मरीज। गणेशपुर में भारत गैस एजेंसी की मनमानी। सरकार के आदेश के बाद भी नहीं घटाए सिलेंडर के दाम। पुराने रेट पर बेचा जा रहा सिलेंडर। विरोध करने पर सिलेंडर देने से इनकार। उत्तराखंड में बारिश का दौर थमा। समय से पहले हुई मानसून की विदाई। मानसून के जल्द लौटने से चिंता में पड़े मौसम वैज्ञानिक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा और लक्सर से आम खबर आपको हम बताते हैं। धूमधाम से रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है। लंबी आयु और सुख शांति की कामना की है। बस स्टैंड पर महिलाओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। आज देश प्रदेश में बहनें अपने भाइयों के घर जाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर एक तरफ उन्हें आशीर्वाद देती हैं, लेकिन दूसरी ओर उनसे अपनी रक्षा का वचन भी लेती हैं। बस स्टैंड पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और आज पूरे देश में रक्षाबंधन का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश उत्तराखंड में भी रक्षाबंधन के पर्व को लेकर धूम नजर आ रही है। तो रक्षाबंधन का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भाई बहन मना रहे हैं। लंबी आयु और सुख शांति की कामना भी कर रही हैं बहनें। और बस स्टैंड पर महिलाओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो बस स्टैंड पर महिलाओं की भारी भीड़ नजर आ रही है और लक्सर से खबर है। धूमधाम से रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है। तो रक्षाबंधन का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नैनीताल विधायक सरिता आर्य के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा मंडल नैनीताल के पदाधिकारियों ने कैंटोनमेंट बोर्ड तलीताल में भारतीय सेना के जवानों और उत्तराखंड पुलिस के जवानों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और दीर्घायु होने की कामना की है। सरिता आर्य ने कहा कि सेना के जवान दिन रात देश की रक्षा करने में लगे रहते हैं। उन्होंने देश की रक्षा करने वाले सेना के जवानों की कलाइयों में राखी बांधकर ईश्वर से उनकी रक्षा और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि भाई बहन के इस पावन पर्व पर देश के जवानों की कलाई सुनी न रहे, जिससे चलते आज भाजपा महिला मोर्चा के सभी बहनों ने जवानों के साथ साथ रक्षाबंधन मनाया है। वहीं सेना के जवानों ने कहा कि छुट्टियां न मिलने से राखी के त्योहार में वो बहनों से राखी बनवाने घर नहीं जा पाए। उन्हें सभी बहनों ने राखी बांधकर बहनों की कमी महसूस नहीं होने दी। जानते हैं कि हम फौजी बंदों के लिए छुट्टियां बहुत कम होती हैं। बहुत से त्यौहार होते हैं जो हम घर पे नहीं बना पाते। जैसे अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आया है, हम घर पे नहीं गए। बहनों का फोन आया था भाई कब आएगा, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। लेकिन हम यहाँ पे आए, सभी बहनों ने हमें इतना प्यार दे राखी बांधी, जिसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हैं। हमें अब जो कमी हम बहन की यहाँ पे घर पे महसूस कर रहे थे, यहाँ पे घर जाने की कमी महसूस कर रहे थे, वो यहाँ पे पूरी हुई हमारी। धन्यवाद। वो देश की रक्षा करते हैं, तो आज हम सभी बहनों ने उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे राखी बांधी है, क्योंकि नौजवान अपने घरों को नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सारी महिला मोर्चा की जितनी भी बहनें हैं नैनीताल की, हम सभी ने यहाँ पर भाइयों को राखी बांधी कि वो लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। और जिस तरह से वो देश की रक्षा करते हैं, हम बहनों की रक्षा करते हैं। तो आज बहनों ने उनकी रक्षा के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों,
और उनकी रक्षा के लिए हम सभी बहनों ने यहाँ पे दुआएं भी की है। और अगली खबर देहरादून से है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त के दिन मनाया गया है। दरअसल रक्षाबंधन के त्योहार की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने और साथ ही भद्रा का साया रहने के चलते इसको लेकर मतभेद है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना शुभ होगा या फिर 31 अगस्त के साथ ही इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल नहीं होना चाहिए। शास्त्रों और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा को अशुभ माना जाता है। वहीं राजधानी देहरादून में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधी है, उनकी लंबी उम्र की ईश्वर से कामना की है। और भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का एक अलग महत्व होता है। ये एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई बहन के आपसी संबंधों को मजबूत करता है और भाई बहन के बीच के प्यार को दर्शाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, इसके साथ ही भाई को दुआएं देती है और शुभकामनाएं देती है। इसे भाई बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। त्योहार पर भाई बहन को उपहार देते हुए बहन की रक्षा का वचन देता है और रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय परंपराओं और मान्यताओं का हिस्सा है। ये त्योहार भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये त्योहार भाई बहन के संबंधों को गहरा करता है। रक्षाबंधन 2 शब्दों से मिलकर बनता है, रक्षा और बंधन, जिसका मतलब होता है एक ऐसा बंधन जिसमें भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। अपने प्रेम को दिखाने के लिए कई बार बहनें खुद अपने हाथों से राखी बनाकर भाई की कलाई पर बांधती हैं। ये त्योहार भारतीय संस्कृति में गहरी निष्ठा और विश्वास के बंधन का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। इस त्योहार की धूम गांव से लेकर शहरों तक सुनाई देती है। हर एक व्यक्ति को इस दिन का इंतजार रहता है। इस दिन बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और राखी भी बंधवाते हैं। युवाओं के लिए यह मौका होता है जब वे अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर अपने भाई बहनों के साथ बिताते हैं। बुजुर्ग भाइयों बहनों के लिए यह ऐसा अवसर होता है जब बचपन की यादें ताजा करते हैं, याद करते हैं बचपन में साथ बिताए पलों को। रक्षाबंधन एक ऐसा मौका होता है जब भाई बहन अपने आपसी संबंधों को मजबूत करते हैं। यह एक बहन के प्यार और आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन में प्यार, सामाजिक एकता के महत्व का संदेश छुपा होता है। ये त्योहार भारतीय समाज में खास भावनाओं के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा मौका होता है जब भाई बहन एक दूसरे के लिए समर्पण को प्रकट करते हैं। यह एक बहन के प्यार और समर्पण का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन का दिन खुशियों से भरा होता है। खुशियों से भरे माहौल में चिंता से मुक्ति मिलती है, जिसका असर स्वास्थ्य पर अच्छा पड़ता है। यह दिन बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार के सदस्य अपने प्यार और समर्पण की संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह भारतीय समाज में एकता, समर्पण और सामाजिक एकजुटता के संदेश को भी प्रस्तुत करता है। रक्षाबंधन हिंदू धर्म में व्यक्ति और समाज के बीच एकता, प्यार और समर्पण के महत्वपूर्णता का संदेश देता है। यह त्योहार एकता और सामाजिक एकजुटता का भी संदेश देता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अगली खबर लक्सर से है, जहां त्योहारों को सीजन को देखते हुए प्रशासन का खाद्य विभाग भी सतर्क हो गया है और ऐसे मौके पर समय रहते मिलावटखोरी की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापेमार अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन की अगुवाई में विभाग की टीम ने लक्सर और सुल्तानपुर क्षेत्र में खाद्य सामग्री की दुकानों पर, खासतौर पर मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की है। लक्सर नगर में बालावाली तिराहे पर स्थित आजाद स्वीट्स पर टीम ने छापा मारकर कार्रवाई कर मिठाइयों के नमूने लिए। इसके अलावा नगर के 2 अन्य मिठाई संस्थानों से भी
मिठाइयों के नमूने लिए गए हैं और खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जान ने कहा कि आजाद स्वीट्स पर गंदगी का आलम पाया गया। यहां से कई मिठाइयों के नमूने लिए गए। जल्द ही नियमानुसार एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सीजन के अनुरूप खाद्य सामग्रियों की जांच लगातार जारी रहेगी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा उत्तराखंड के निर्देश पर 11 तारीख से 31 तारीख तक रक्षाबंधन पर्व और अन्य त्योहारों को देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है और आज इसी कार्यक्रम के तहत लक्सर क्षेत्र में कार्रवाई की गई है हमारी टीम द्वारा, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा, और 3 नमूने कलेक्ट किए गए हैं जिन्हें रुद्रपुर लैब भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट के बाद उनके पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जो एक आज़ाद स्वीट करके एक शॉप है जिस पर बेहद गंदगी मिली है हमें, उसके खिलाफ हम शीघ्र ही मुकदमा दायर करने। खबर है देहरादून से, जहां पर भाजपा ने हरक सिंह पर हमला बोला है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों के जवाब में पलटवार किया। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को हर मामले में जांच पर सवाल उठाने की आदत पड़ गई है। चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई शिकायत मिली होगी, उसी के आधार पर जांच की जा रही है। हालांकि चौहान ने कहा कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर विजिलेंस या पुलिस किसी मामले की जांच कर रही है तो उसमें सहयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश या राज्य में जब भी कोई जांच होती है तो कांग्रेस उस पर सवाल खड़े कर देती है। कांग्रेस को बिना सोचे समझे सवाल उठाने की बजाय जांच में सहयोग करना चाहिए। चौहान ने कहा कि अगर कांग्रेस और उनके नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें किस बात का डर है। सहयोग करना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और इसमें कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो उसमें डरने की भी क्या बात है, उसका सामना करना चाहिए। देखिए, चाहे किसी व्यक्ति के हो या किसी संस्थान में कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो इसमें उस एजेंसी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाना चाहिए। ये सभी का कर्तव्य होता है। और जो मामला आप बता रहे हैं, इस मामले अभी मामला संज्ञान में नहीं है, लेकिन सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और अगली खबर नैनीताल से है। नैनीताल पहुंचे खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी ने नैनीताल में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए भाजपा अब चुनावों में हार के डर से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर कांग्रेस के लोगों पर फर्जी मुकदमा लग रही है। बॉबी पवार की अचानक गिरफ्तारी इसका जीता जागता सबूत है जो भाजपा की बौखलाहट दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को 5 राज्यों के साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव का डर सताने लगा है। गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर 200 रुपए कम करना राहत नहीं बल्कि जनता के साथ छल करना है। यही कारण है कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस भारी मतों से भाजपा उम्मीदवार को हराकर चुनाव जिताने जा रही है। हर अधिकारी से अगर आप ये पूछेंगे कि ये क्यों हो रहा है तो कहता जी ऊपर से आदेश है। और देखिए, पहले भी मैं ये नहीं कहता कि पहले की सरकारों में लोग इसके लिए कानून है, तो भारतीय जनता पार्टी की घबराहट और बौखलाहट दिखाई दे रही है कि कांग्रेस बागेश्वर में चुनाव जीत कर आएगी। हमारी गवर्नमेंट में हमने लाल डांग पे जो पूजन थे उन्हें स्थापित करने का काम किया और भी बहुत जगह हैं। हमने जब मालपा गांव में भागीदारी करी, दान सिंह ने उस आंदोलन को नेतृत्व दिया था। अभी कल जो व्यापार मंडल ने जो है सीमांकन हो रहा है। उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में कुछ माफियाओं के द्वारा जंगलों की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान, दुकान और धार्मिक स्थल बनकर अपने कारोबार को अंजाम देने में जुटे थे, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े निर्देश दिए और जल्दी से चल रहे अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके बाद तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के नेटवर्क में टीमों का गठन किया गया और टीमों ने लगातार अपने अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ साथ अवैध कब्जेदारियों से कब्जे भी खाली कराने की कार्रवाई कर रही है। वन क्षेत्र भूमि पर कब्जाधारियों के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में कब्जा कर लिया गया था और वन विभाग की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी वन क्षेत्र खाली करने में वन विभाग के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। अब तक वन विभाग की टीम ने 68 धार्मिक स्थलों के साथ नदी किनारे वन आरक्षित क्षेत्र से लगभग 5 हेक्टेयर वन भूमि को खाली कर लिया है। अतिक्रमण जो वन क्षेत्र के अंतर्गत जो अतिक्रमण था, सबसे पहले जो धार्मिक अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाए गए थे जंगल के अंदर, वो उनको तोड़ने की कार्रवाई की थी। उनको आरक्षित वन क्षेत्र से उनको हटाया गया है
और लगभग 68 संरचनाएँ ऐसी थी कि जिनके विरुद्ध जो अपराध भी दर्ज थे और अन्य भी कार्रवाई उनके ऊपर जारी थी, तो उनको हटा दिया गया जंगल से। इसके अलावा आरक्षित वन क्षेत्र से जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो भी लगातार गतिमान है। इस बीच अब तक नदी के किनारे से लेकर के आरक्षित वन क्षेत्र में कुछ गुजरों के सब मिलाकर के लगभग 500 हेक्टेयर से अधिक जो वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। और एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर दिनेशपुर से है। बता दें कि एक तरफ भाजपा सरकार अलग अलग त्योहार पर अलग अलग योजनाएं निकाल रही है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर घरेलू गैसों में भारी कमी का ऐलान किया गया था, तो वहीं ऐसा आदेश और ऐलान की धज्जियां उड़ाते हुए एक तस्वीर दिनेशपुर से हम लोग आपको दिखाते हैं। बता दें कि भारत गैस एजेंसी दिनेशपुर का मामला है, जहां पर सबसे पहले सुबह पुराने रेट पर करीब 100 से अधिक सिलेंडर बेचे गए। उसके बाद जब लोगों ने विरोध किया तो एजेंसी के मालिक व कर्मचारी भारत गैस एजेंसी का शटर डाउन करके चलते बने। ऐसे में इन एजेंसी वालों की तानाशाही का रवैया कहीं न कहीं सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है और स्थानीय लोगों के लिए भी मुसीबत है। मैंने सुबह लिया भारत गैस लिया 1150 रुपये में। मुझे पता लगा कि गैस का दाम कम हो गया है, तो उसी दाम पे हमें नहीं मिला है। इसीलिए जो दाम लेके गए हैं वो 1150 रुपये सुबह 7 बजे लेके गए हैं। त्योहार की मैं सभी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और इस त्यौहार के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना के धारकों के लिए पहले 200 रुपये की जो सब्सिडी मिलती थी, उस सब्सिडी को बढ़ाकर 400 रुपये कर दी है। और 400 रुपये करने से 33 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ होने वाला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वो काम करते हैं जिससे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, अंत्योदय यानी कि अंत में रहने वाले व्यक्ति को लाभ होता है। रक्षाबंधन में उन्होंने देश की बहनों को, देश की मातृशक्ति को बहुत बड़ा उपहार दिया है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। नैनीताल के ऐतिहासिक जीएसए मैदान में आयोजित 100वीं लैंडो लीग फुटबॉल प्रतियोगिता फाइनल मैच खेला गया और खेले गए फाइनल के रोचक मुकाबले में केलर फुटबॉल क्लब ने नीमैक्स फुटबॉल क्लब को 2-1 से पराजित कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। बतौर मुख्य अतिथि नैनीताल पहुंचे कटिबा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने विजेता टीम को उनकी जीत पर बधाई देते हुए केलर टीम को टूर्नामेंट कप सौंपा है। उन्होंने कहा कि 100 साल लगातार लैंडो लीग फुटबॉल प्रतियोगिता अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अंग्रेजों के जमाने से खेली जा रही फुटबॉल लीग का अपना एक विशेष इतिहास है। उन्होंने इस तरह की प्रतियोगिताओं से प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश को प्रतिभावान खिलाड़ी मिल सकेंगे। बड़ी बात तो है कि 100 साल से लगातार इस आयोजन को कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज़ादी से भी पहले। और फुटबॉल जैसे खेल को यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा और फुटबॉल में लोगों की रुचि बढ़ रही है। फुटबॉल स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इन ऐसे जो संस्थाएं यहाँ पर जो आयोजन करा रही हैं, इन संस्थाओं से अच्छे जो है खिलाड़ी भी हमारे देश को मिलेंगे। अगली खबर है डोईवाला से, जहां डोईवाला ब्लॉक सभागार में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री एवं प्रभारी मंत्री देहरादून जनपद सुबोध उनियाल ने जनसुनवाई करते हुए क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना है और तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। डोईवाला ब्लॉक की तमाम ग्राम पंचायत और नगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में आपदा के चलते हुए नुकसान, जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक, सड़क बनाने और टूटे रास्तों के निर्माण और जंगल में लाइट की व्यवस्था के संबंध में मिली शिकायतों पर कैबिनेट मंत्री ने तत्काल सभी शिकायतों पर प्रमुखता से निवारण के निर्देश दे दिए हैं। अधिकारियों तक और जो प्रदेश सरकार है वहां तक पहुंचा रहे हैं और आज ये मौका था और आज अफसोस इस बात का है कि आज जन सुनवाई हो रही है, विभागीय मंत्री आ रहा है और राष्ट्रीय पार्क का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे आज की डेट में किसानों को जंगली जानवरों की है, उसके लिए कोई मतलब अगर राजी नेशनल पार्क की बात करें तो उसका कोई कर्मचारी नहीं है। एक समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी जो आ रही है किसानों को कि जब वो शिकायत करते हैं तो एक रेंज दूसरी रेंज के ऊपर बात टालती है। वो उसके बारे में आज हमने शिकायत करी और बात करी कि कम से कम उनके जब कोई किसान फोन करता है, चाहे रेंज कोई भी हो, जंगली
जानवरों के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए और आना चाहिए उनकी मदद के लिए। आज 150 के से ज़्यादा यहाँ पर शिकायतें आई हैं, जिसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कई समस्याओं का तत्काल निराकरण करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिए गए हैं और जो शासन स्तर के अपने शासन को जो जिला प्रशासन के लेवल पर जिसके आपदा प्रबंधन विभाग इस वर्ष अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र नगर, ऋषिकेश, गोईवाला, रायपुर, सहसपुर, कालसी, इस पूरे क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में बहुत ज़्यादा आपदा से नुकसान हुआ है। जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं और आज हमारी विधानसभा में वो जो प्रति माह एक विकास खंड में प्रभारी मंत्री जी प्रवास करेंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।